The London Top Show is sponsored by Khatabook in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम भारत में चल रहा है। ये सुनकर आपके कान अब तक पक नहीं गए हो तो चिंता मत करिए, अभी बहुत वक्त है और इस समय को आप टीकाकरण अभियान में ओर से लेकर छोर तक चल रही भयानक लापरवाहियों की कहानियां सुनकर बिता सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार ये कहती है कि टीके की कमी नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं जाता जब कहीं से टीकाकरण स्थगित होने की खबर ना आए। टीके की कमी है क्योंकि केंद्र सरकार देर से जागी। ऐसे समय में यह भी जरूरी है कि जितने टीके हैं कम से कम उन्हें तो लोगों तक पहुंचाया ही जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। टीकों की भारी कमी के बावजूद देश भर में टीके बर्बाद हो रहे हैं, या कहें कि लापरवाही से बर्बाद किए जा रहे हैं। फिलहाल सवालों के घेरे में है राजस्थान, जहां कांग्रेस के नेता और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और मीडिया रपटें बता रही हैं कि टीके कचरे के डब्बों में फेंके जा रहे हैं। राजस्थान की सरकार इन रिपोर्ट्स को झुठलाने में लगी है। आज ललन टॉप शो में हम यही सवाल उठाएंगे कि इन जीवन रक्षक टीकों को बर्बाद कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदार है, क्या कोई तरीका है जिससे ऐसा होने से रोका जा सके। लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का है। 2 जून की दोपहर 1:30 बजे के आसपास पुलिस एक वांटेड हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचती है। हिस्ट्री शीटर मौके पर मिल जाता है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती और वजह, एक भीड़ पुलिस की जीप को घेरकर हंगामा करती है। दिन दहाड़े पुलिस के सामने भीड़ हिस्ट्री शीटर को छुड़ाकर भगा देती है और पुलिस लाचारी में जीप का सायरन बजाती रह जाती है। ये बात अपने आप में आपत्तिजनक है कि पुलिस की गिरफ्त से एक ऐसा शख्स छूट गया जिसका आपराधिक इतिहास है, लेकिन हैरानी तब होती है जब ये मालूम चलता है कि हिस्ट्री शीटर को छुड़वाने वालों में सत्तारूढ़ भाजपा के कार्यकर्ता थे और सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, नेताजी भी। भाजपा के दक्षिण जिला के मंत्री नारायण सिंह भदौरिया। कानपुर के उस्मानपुर में गेस्ट हाउस में भदौरिया के जन्मदिन का जश्न चल रहा था और हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह इसी पार्टी में शिरकत करने पहुंचा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने छापा मारा। जवानों ने मनोज को जीप में बिठा लिया, लेकिन भदौरिया समर्थकों के साथ सड़क पर आ गए। पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की हुई और नेताजी के समर्थकों ने आखिर मनोज सिंह को जीप से उतार लिया और फिर वो भाग गया। अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस रखने का दावा करने वाली योगी सरकार की पुलिस की लाचारी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पुलिस ने मामले में जो FIR दर्ज की उसमें भदौरिया का नाम नहीं आया, वो भी तब जब नारायण सिंह भदौरिया का अपना आपराधिक इतिहास रहा है। वीडियो में भारतीय जनता युवा पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष शिवबीर सिंह भदौरिया भी नजर आते हैं, लेकिन उनका नाम भी शामिल नहीं किया गया। जब वीडियो वायरल हुआ और मामले ने तूल पकड़ा, तब जाकर पुलिस ने नारायण सिंह और शिवबीर सिंह को नामजद किया और उनकी तलाश में दबिश डालनी शुरू की। आरोपियों के पोस्टर भी जारी किए गए। इस मामले पर कानपुर पुलिस आयुक्त असीम अरुण का पक्ष भी सुन लीजिए। एक अपराधी है जिसका नाम है मनोज सिंह। इसको बलात्कार में 10 साल की सजा हुई है और हाई कोर्ट से बेल पे था। बेल के दौरान इसने 2 और अपराध किए जिसमें ये वांछित था। पुलिस की एक टीम गई जिसमें कुछ लोग सादे में थे और कुछ वर्दी में थे गिरफ्तारी के लिए। गिरफ्तार उसको कर लिया गया, लेकिन वो एक सामने पार्टी चल रही थी बर्थडे की, वहां से कुछ लोग आए और उन्होंने आकर के पुलिस के काम में व्यवधान डाला। कुछ और भीड़ भी इकट्ठी हो गई और इस अपराधी को जीप से वो उतारने में सफल हुए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभियुक्त मनोज सिंह के खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम
किया गया है। 12 लोग और चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने इसको भगाने में सहयोग किया। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। एक गिरफ्तारी की जा चुकी है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसका व्यवसाय क्या है या कोई राजनीतिक पार्टी से किसी का भी कोई लिंक है। जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, मनोज सिंह की बात करें तो मनोज सिंह कितना बड़ा अपराधी है और जिनकी पार्टी में गया, क्या उनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? मनोज सिंह के खिलाफ कई अपराध हैं, जैसे मैंने बताया 10 साल की सजा उसको हुई है और हाई कोर्ट से बेल पे है। जिन लोगों ने छुड़ाने में मदद की उनमें से 3 लोगों के आपराधिक इतिहास हमको मिले हैं और शेष के बारे में और हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। ये जो पार्टी थी, ये क्या मौजूदा बीजेपी के नेता की थी और क्या उनके खिलाफ भी कोई एफआईआर, कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं और क्या उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन किस राजनीतिक पार्टी का है। जिसकी बर्थडे पार्टी थी नारायण सिंह भदौरिया नाम के व्यक्ति की, उनको भी वांछित इसमें किया गया है और गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। गिरफ्तारी की जाएगी। नारायण सिंह भदौरिया पे कोई नाम अभी नहीं, इस पे नाम नहीं, मनोज सिंह पे नाम है। बाकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हमें लगता है आसानी से हम गिरफ्तारी करेंगे उनकी। क्या उस जहां पे ये गेस्ट हाउस में जो पार्टी हो रही थी उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई पेंडेमिक एक्ट में है? एक अभियोग और पंजीकृत किया गया है क्योंकि जो निर्धारित संख्या 25 लोगों की है उससे ज्यादा लोग वहां पे थे, तो उनके खिलाफ भी उसमें चालान और 188 की एफआईआर की गई है। क्या पुलिस की तरफ से कोई ऐसी लापरवाही सामने आई कि एक अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं और उसके बाद पर्याप्त तैयारी नहीं थी या पर्याप्त बल नहीं था, कुछ इस तरीके से? इसके 2 पहलू हैं। पहला तो पुलिस की एक सादे में गाड़ी थी और सादे में फोर्स था और एक पुलिस की जीप थी और वर्दी में लोग थे, तो सामान्यतः एक अपराधी को पकड़ने के लिए इतनी फोर्स पर्याप्त होती है। हाँ, दूसरा पहलू ये हो सकता है कि वहां पे स्थानीय लोग आ गए या ये बर्थडे पार्टी के लोग थे आ गए, उन्होंने विरोध किया, व्यवधान उत्पन्न किया। हमको इसके लिए और तैयार होना चाहिए था। तो समान रूप से देखें तो 2 गाड़ियां, इतनी फोर्स पर्याप्त थी, किंतु ये एक अप्रत्याशित घटना हुई। पर अब चुनौती है, उसका सामना किया जाएगा और जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। भदौरिया गिरफ्तार हुए? एक व्यक्ति अभी इसमें गिरफ्तार हुआ है और बाकी सभी के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं। पूरी आशा हमको कि हम 1-2 दिन के अंदर सबको अरेस्ट कर देंगे। तो अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी नारायण सिंह भदौरिया को पद से हटा दिया है, लेकिन ये सोचने वाली बात है, अगर घटना का वीडियो ना होता, वायरल ना होता, तब क्या ये पार्टी और उसकी सरकार के तहत काम करने वाली पुलिस इसी तरह से तत्परता दिखाते? और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में इतनी हिम्मत कैसे आती है कि एक अपराधी को पुलिस की पकड़ से छुड़वाए? आप विचार करिएगा, क्योंकि ये राजनीतिक दल, ये सारी पार्टियां हमारी और आपकी नुमाइंदगी करती हैं। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइन स्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,32,154 नए मामले सामने आए। 2,11,499 मरीज ठीक हुए और 2,887 मरीजों की मौत हो गई। ये था आज का कोविड आंकड़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र ने आज लॉकडाउन हटाने को लेकर भी अपनी नीति जारी की। फिलहाल सूबे के 36 में से 18 जिलों में छूट दी गई है, जो 4 जून से लागू होगी। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो ये मालूम करें कि आपके जिले में छूट दी गई है या नहीं। संभव है कि जिले में छूट हो लेकिन तहसील में ना हो, इसलिए स्थानीय नियमों की पूरी जानकारी लेकर ही घर से निकलें। दूसरी सुर्खी बनाई हमारे देश के सबसे बड़े न्यूज मेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के छात्रों और अभिभावकों के लिए एक ऑनलाइन सेशन रखा। पीएम अचानक इस सेशन में शामिल हुए और उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से बात की। दर्शक जानते ही हैं कि 1 जून को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि महामारी के माहौल में छात्रों पर परीक्षा का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। इसके बाद CISCE ने भी 12वीं की ICSE परीक्षा रद्द कर दी थी। अब देश के राज्य भी अपने अपने यहाँ बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ऐलान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। राजस्थान ने 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षा रद्द की है। कई राज्य पहले ही 10वीं की परीक्षा रद्द कर चुके हैं। बाकी राज्य भी जल्द अपने यहाँ इस तरह का ऐलान कर सकते हैं। राज्य अब मार्किंग स्कीम पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड ने ऐलान कर दिया है कि सूबे में सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, यानी कोई फेल नहीं होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं के छात्रों को लेकर ये जो फैसला लिया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। असम, इसकी भी बात कर लेते हैं। जब परीक्षाओं की बात हो रही है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब सीबीएसई अपने छात्रों के लिए मार्किंग स्कीम लाएगा तब स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सीबीएसई केंद्र और सीआईएससीई को आज इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होना था। कोर्ट ने कहा कि वो दोनों बोर्ड्स द्वारा परीक्षा रद्द करने के फैसले से खुश हैं। मार्किंग स्कीम के सवाल पर वकीलों ने निवेदन किया कि 2 हफ्ते बाद सुनवाई हो। अदालत ने कहा सुनवाई के लिए बाद का समय दिया जा सकता है, लेकिन मार्किंग स्कीम के लिए 3-4 हफ्तों का समय नहीं दिया जाएगा। छात्रों को जल्द कॉलेज के लिए फैसला लेना है, इसलिए बोर्ड 2 हफ्ते बाद जब सुनवाई के लिए पेश हो तो मार्किंग स्कीम भी रिकॉर्ड पर रखे। इन सब के बीच सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने आज प्रेस को आश्वस्त किया कि बोर्ड 2 हफ्तों के अंदर 12वीं के छात्रों के लिए मार्किंग स्कीम की उनको नंबर किस तरह दिए जाएंगे इसको सामने लेकर आएगा और विश्वविद्यालयों में दाखिले शुरू होने से पहले परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जो छात्र अपने रिजल्ट से खुश नहीं होंगे वो कोविड महामारी के बाद रीटेस्ट भी दे पाएंगे। खबर यह भी है कि सरकार जल्द ही नीट और जेईई की परीक्षाओं के बाकी चरणों पर भी फैसला लेगी। तीसरी सुर्खी, कोरोना आपदा आई तो इसमें नेतागिरी के अवसर खूब तलाशे गए। देश भर से ऐसे उदाहरण सामने आए जिसमें नेताओं ने नंबर कमाने के लिए जीवन रक्षक दवाएं जमा की और फिर गाजे बाजे के साथ बांटी। ऐसे 2 चर्चित उदाहरण थे अप्रैल के दूसरे हफ्ते में गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल का, जिन्होंने सूरत में रेमडेसिविर बांटी, और भाजपा सांसद गौतम गंभीर, जिन्होंने दिल्ली में फेविपिराविर दवा बांटी। इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज में होता है। इसके बाद सवाल उठा कि जो दवाएं बाजार से गायब हैं और सिर्फ अस्पतालों के जरिए मिल रही हैं वो इन नेताओं के पास कहां से आई। गौतम गंभीर का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, जहां पिछले हफ्ते ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की। इसमें गंभीर को क्लीन चिट दी गई थी। तब कोर्ट ने इस जांच को अस्वीकार करते हुए कहा था कि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ढंग से मामले की जांच करे और दोबारा रिपोर्ट पेश करे। उसे ये बताना होगा कि गौतम गंभीर की संस्था ने कोविड की दवा थोक में खरीदी कहां से। आज विभाग ने कोर्ट के समक्ष फिर एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन बिना किसी अनुमति के कोविड-19 की दवा और मेडिकल ऑक्सीजन की खरीद, स्टॉकिंग और बंटवारे में शामिल पाई गई। इससे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का उल्लंघन हुआ और ये एक दंडनीय अपराध है। अदालत को यह भी बताया गया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन के पास दवाओं की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। उधर सांसद गंभीर ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने दवाएं डॉक्टर के परामर्श के बाद खरीदी और खरीद के बिल उनके पास मौजूद हैं। दवाओं के लिए किसी से पैसा नहीं लिया। कोरोना काल में मदद और राजनीति को अलग अलग करके देखना मुश्किल है। कौन मदद कर रहा है, कौन नेतागिरी, इसका हिसाब चल रहा है। ये गौतम गंभीर के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि गौतम गंभीर का फाउंडेशन लगातार जन कल्याण के लिए अच्छा काम कर रहा है। अब यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो, उनका फाउंडेशन अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो सांसद हैं, उन्हें इस बात का अतिरिक्त ख्याल रखना चाहिए कि लोकहित में भी नियमों का इस तरह से उल्लंघन ना हो। अगली सुर्खी, हाल के दिनों में पत्रकारों की रिपोर्टिंग से नाखुश होकर उनके खिलाफ मामले दर्ज करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऐसे ही एक चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है जो देश भर की सरकारों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। अदालत ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के शिमला में दर्ज राजद्रोह के मामले को खारिज कर दिया। हिमाचल भाजपा की महासू इकाई के अध्यक्ष अजय श्याम ने दावा किया था कि विनोद दुआ ने यूट्यूब पर अपने शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट पाने के लिए मौतों और आतंकी हमलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसके बाद शिमला के कुमारसैण थाने में विनोद दुआ के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने, लोगों को भड़काने और मान हानिकारक सामग्री प्रकाशित करने का मामला दर्ज हुआ। हिमाचल पुलिस की एक टीम ने दिल्ली आकर दुआ को 1 दिन के भीतर कुमारसैण आने का आदेश भी दिया। विनोद दुआ इस FIR को रद्द कराने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने पत्रकारों के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामलों की जांच के लिए कमेटी बनाने की भी अपील की। अब अदालत का फैसला आ गया है, FIR रद्द हो गई है, लेकिन कमेटी वाली मांग अदालत ने नहीं मानी। दुआ को राहत देते हुए जस्टिस UU ललित और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने कहा कि हर पत्रकार केदारनाथ सिंह फैसले के अंतर्गत सुरक्षा का हकदार है। 1962 का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के मामले में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों का यह फैसला था कि सरकार की आलोचना करना या टिप्पणी करना राजद्रोह के मुकदमे का आधार नहीं बन सकता, क्योंकि संविधान अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है। जब तक हिंसा, असंतोष या फिर सामाजिक तनाव पैदा होने के प्रमाण न मिलें, राजद्रोह की धाराएं नहीं लगाई जा सकती। दुआ के मामले में फैसला आने के बाद ये मांग फिर से की जाने लगी कि राजद्रोह के कानून और उसके इस्तेमाल के तरीके पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जाए। ये थी आज की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ।
महामारी से जूझ रहे देश को अभी टीके की कितनी जरूरत है, ये समझने के लिए किसी अतिरिक्त दक्षता की जरूरत नहीं है। इसलिए पूरा देश अभी टीके के गणित में उलझा है। सुप्रीम कोर्ट सरकार की टीका नीति पर सवाल उठाता है। केंद्र की सरकार वैक्सीन पर अपनी कमी छिपाने में लगती है। राज्य की सरकारें टीका जुटाने के जुगाड़ में लगती हैं। कोई मुख्यमंत्री कम टीके लगाकर खत्म होने से बचाने की सूझबूझ देता है और आम आदमी एक टीके की आस में टीका केंद्र के बाहर लाइन लगाता है, निराश होकर कई दफा लौट आता है। फिर अखबार में वो तस्वीरें दिखती हैं कि अस्पताल के कूड़ादान में वैक्सीन पड़ी है। वैक्सीन की आधी भरी शीशी जमीन में दबी है। सरकार कहती है कि सब झूठ है। अखबार सरकार से आंखें मिलाकर कहता है यही सच है। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में टीकों की बर्बादी की ये खबरें चल रही हैं। तो आज शो में बात करेंगे कि टीकों की इतनी मारामारी है तो फिर बर्बाद क्यों किए जा रहे हैं, जानबूझकर हो रहा है, किसकी लापरवाही है। पहले तो ये समझते हैं कि टीकों की बर्बादी का मतलब क्या है। यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने टीकों की बर्बादी या वेस्टेज के कुछ मापदंड बताए हैं। जैसे वैक्सीन वायल माने उसकी शीशी को तय तापमान की रेंज से कम या ज़्यादा तापमान पर बहुत देर तक रखा जाए तो उसके अंदर मौजूद टीका बर्बाद हो जाता है। या एक वायल में जितनी मात्रा में वैक्सीन है उसका पूरा इस्तेमाल ना हो। माने अगर वायल से 10 डोज लग सकती हैं लेकिन उससे कम लगाई जाएं तो शीशी में बची हुई खुराक बर्बाद हो जाती है। ज़्यादातर टीके इसी तरह बर्बाद होते हैं। अगर वायल खोल ली गई और तय घंटे में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ तब भी वो बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा वैक्सीन की एक्सपायरी डेट तक उसका इस्तेमाल ना हो तो भी ये बर्बादी की श्रेणी में आता है। तो इन तरीकों से हमारे देश में वैक्सीन की कितनी बर्बादी हो रही है उस पर आते हैं। वैक्सीन के वेस्टेज पर 3 तरह के वर्जन आते हैं। एक केंद्र सरकार का आंकड़ा, फिर उस आंकड़े को झूठा बताने वाला राज्य सरकारों का बयान और आंकड़ों की राजनीति से अलग फिर कोई पत्रकार अस्पताल के डस्टबिन में झांक कर देखता है तो असली पोल खुलती है। यानी सरकारें जो छिपाने की कोशिश करती हैं मीडिया बता देता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हफ्ते 2 हफ्ते से टीकों की बर्बादी के आंकड़े बताता रहता है और इसके साथ ही राज्यों के लिए नसीहत भी नत्थी रहती है कि टीकों की बर्बादी को रोकिए। 26 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकों की बर्बादी के जो आंकड़े दिए उसकी बात करते हैं और ये आंकड़े एक तय वक्त के लिए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक झारखंड में सबसे ज्यादा 37% टीके बर्बाद हुए हैं, यानी हर तीसरा टीका खराब किया गया है। झारखंड में शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चला रहे हैं। गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस और राजद भी शामिल हैं और झारखंड में जल्द ही लल्लन टॉप की टीम भी जमीनी हकीकत के लिए पहुंचने वाली है। दूसरा राज्य छत्तीसगढ़, यहां पर भूपेश बघेल की सरकार है। कांग्रेस के नेता 30% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। तमिलनाडु में 15.5% बर्बादी। जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और जहां पर पूर्व भाजपा नेता मनोज सिन्हा प्रशासक हैं, वहां पर 10.8% वैक्सीन की बर्बादी है। मध्य प्रदेश, यहां भाजपा की सरकार है शिवराज सिंह चौहान की, 10.7% वैक्सीन की बर्बादी। और पूरे देश के औसत की बात करें तो 6.3%। केंद्र सरकार के इन आंकड़ों पर राज्य कहने लगे कि हमें गलत बदनाम किया जा रहा है, हम इतने टीके बर्बाद नहीं कर रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वैक्सीन बर्बादी पर केंद्र के आंकड़े हास्यास्पद हैं। राज्य में सिर्फ 4.65% वैक्सीन बर्बाद हुई, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की तरफ से कहा गया केंद्र की बात आधारहीन है। तो ये आंकड़ों का झगड़ा लगातार चल रहा है, लेकिन हकीकत क्या है राजस्थान से समझते हैं। दैनिक भास्कर अखबार में आनंद चौधरी की बाइलाइन से 31 मई को एक खबर छपी। इसमें दावा किया गया कि राजस्थान में 8 जिलों के 35 वैक्सीनेशन केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन की 500 शीशी कूड़ेदान में पड़ी मिली। अखबार ने यह भी कहा कि इनमें से सारी शीशियां 20% से 75% तक भरी थी, यानी इनमें 2500 से ज्यादा डोज थी जो बर्बाद हो गई। खबर पर हल्ला मचा तो राज्य की अशोक गहलोत सरकार अखबार को धमकाने के मोड में आ गई। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने खबर पर 5 ट्वीट किए, कहा कि दैनिक भास्कर अखबार में डस्टबिन में वैक्सीन मिलने की खबर पूर्णतः तथ्यों से परे और भ्रामक है। वैक्सीन वायल का उपयोग करने के बाद इन्हें नियमानुसार संबंधित चिकित्सा संस्थान में जमा करवाया जाता है। इसके साथ ही रघु शर्मा ने यह भी लिखा कि इस खबर के लिए संबंधित पत्रकारों ने स्वयं को गलत तरीके से स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान का उच्चाधिकारी और WHO का प्रतिनिधि बताया। संबंधित कर्मचारियों पर दबाव डालकर उनसे इस वायल को प्राप्त किया। ये वायल किसी डस्टबिन में नहीं मिली। स्वास्थ्य मंत्री ने गलत पहचान बताने और झूठी खबर फैलाने के आरोप में कार्रवाई की धमकी भी दी।
लेकिन अखबार अपनी बात से पीछे नहीं हटा। अगले दिन रिपोर्ट लगाई कि चाहे तो स्वास्थ्य मंत्री उनके पास मौजूद वायल्स देख सकते हैं। सरकार ने फिर रिपोर्ट को गलत साबित करने की कोशिश की। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने दैनिक भास्कर में प्रकाशित फोटो गौर से देखी, तत्काल जांच करवाई। जांच से स्पष्ट हुआ कि फोटो पीले बैग की है, जिसमें भारत सरकार के बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के अनुसार एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड वैक्सीन वायल्स डालनी होती है। यानी स्वास्थ्य मंत्री कहना चाहते थे कि वैक्सीन डब्बों में मिली है, वो कूड़ेदान नहीं है। अखबार ने फिर एक नई रिपोर्ट छापी। इसमें करौली जिले के कई टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन वायल जमीन में दबाने या जलाने की बात पता चली। सरकार निरुत्तर है अशोक गहलोत की। ये बर्बादी किस तरह और क्यों हो रही है, ये समझने के लिए हमने अखबार से बात की। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो वैक्सीन की कमी को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसी के बीच में से ये निकल के आया कि कई सेंटरों पे जो वैक्सीन है उनका इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा राजस्थान में हमारा नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो हमारे कई मतलब जो सोर्स थे उन्होंने हमको ये बताया कि भाई इन सेंटरों पर वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी हो रही है। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये था कि बर्बादी की जो वजह थी वो ये थी कि जो वीआईपी कल्चर है वैक्सीन का, ये सबसे ज्यादा मतलब वैक्सीन को नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें होता क्या है कि भाई कोई सरपंच, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद अपने किसी खास व्यक्ति को जब वैक्सीन सेंटर पर भेजता है या कोई खुद भी जाता है साथ में उनके, तो वहां पर क्या होता है कि जब मोबाइल को जो खोलते हैं तो एक डोज निकालते हैं उसमें और फिर उस वीआईपी व्यक्ति को लगा देते हैं। और उसके बाद क्योंकि वो अचानक से कोई उनके पास फोन आता है, अचानक से किसी मंत्री, संतरी, किसी विधायक, किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, किसी हेल्थ सेक्रेटरी, किसी हेल्थ मिनिस्टर का उनके पास फोन आता है और वो वहां पर वैक्सीन लगाने उनका कोई जानकार जाता है। वैक्सीन निकालते हैं, वो एक डोज निकालते हैं क्योंकि उसके आज 5-6 घंटे में जैसे वो चेन से कोल्ड चेन से बाहर निकलती है तो 4-5 घंटे में वायल खराब हो जाता है, वैक्सीन खराब हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि इस वीआईपी कल्चर भी इसकी एक बड़ी वजह थी। और जो हमारे पास जो खबर का जो सूत्र आपने बताया कहाँ से खबर निकल के आई, ये खबर उसी सोर्स से निकल के आई कि कैसे वैक्सीन का राजस्थान में एक वीआईपी कल्चर चल रहा है। मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, मरीजों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और हमने इन सबको एक्सपोज किया है। राजस्थान में भी हमने, पूरे देश भर में हमने, हर स्टेट में हमने बताने की कोशिश की है कि सरकारें मौत और मरीजों के कैसे रिकॉर्ड छुपा रही हैं। अब ये वैक्सीन को कैसे बर्बाद स्टेट कर रहा है, ये भी उसका एक एग्जाम्पल है कि मौत और मरीजों के बाद वैक्सीन की बर्बादी भी किस तरह हो रही है, इसका एग्जाम्पल है। राजस्थान के हमने 35 सेंटरों से हमने 500 से ज्यादा वायल हैं जो हम लेकर आए हैं और आप कल्पना करेंगे उस पर बैच नंबर है, उस पर उस किस सेंटर को किस तारीख को वो इशू हुई थी वो नंबर है, सब कुछ नंबर है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक ये है कि जो हमारे पास अधिकांश वायल हैं, जो 500 से ज्यादा हमारे पास वायल हैं, उसमें से लगभग आधी वायल तो ऐसी है जिनमें से एक डोज का इस्तेमाल हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से बर्बादी हो रही है वैक्सीन की। इस खबर को छपने के बाद, जैसे कि आमतौर पर होता है कि हेल्थ मिनिस्टर ने सीधे खंडन करने की कोशिश की, हालांकि सरकार अब उसकी जांच करा रही है, तो उन्होंने लगातार खंडन करने की कोशिश की, गलत है। हमने उनसे कहा कि आप हमारे ऑफिस आ जाइए या हम आपके पास आ जाते हैं सारे सबूतों को लेकर। हमने हेल्थ मिनिस्टर से कहा कि भाई आपको जिस तरह का भी सबूत चाहिए, जैसा सबूत आपको चाहिए, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमारे पास उन सेंटरों के सब कुछ डेटाज हैं कि वहाँ कैसे बर्बादी हो रही है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक यह है कि हमने इतना कहने के बाद भी वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। फिर हमने लास्ट मोमेंट हमने कहा कि भाई हमारा तब, लेकिन वो सबूत लेने को तैयार नहीं है। हमने अखबार में हमने अपने ऑफिस का पता तक छापा कि आप, ये हमारा एड्रेस का पता है, आप नहीं आ रहे हैं, अब हम आपके पास आने को तैयार हैं, आप यहाँ कर वैक्सीन ले जाइए। लेकिन अभी तक वैक्सीन लेने के लिए हमारे पास कोई नहीं आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो, इसका ऑडिट होना चाहिए। अब ये सवाल भी उठने लगा है कि भाई जिस तरीके से वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, क्या जो वैक्सीन का जो डेटा है, क्या उसमें भी गड़बड़ियां हैं? इसका भी ऑडिट होना चाहिए अब कि भाई जिस तरीके से, क्योंकि गांव में हम देख रहे हैं कि लोग वैक्सीन की बर्बादी इस रूप में हो रही है कि हमारे पास जो वैक्सीन है, कुछ वैक्सीन तो ऐसी है जिसमें से एक डोज का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ उसके लेबल निकाल कर फेंक दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये भी बहुत महत्वपूर्ण अब हो गया है कि क्या वैक्सीन का जो डेटा हमारे पास है वो कितना सही है, इस पर भी एक ऑडिट होना चाहिए। और वैक्सीन की जांच तो एक बड़ा विषय है। राजस्थान में जिस तरीके से सरकार ये दावा करती है कि वो सिर्फ 2% उसकी वैक्सीन की बर्बादी है, वेस्टेज है, लेकिन 35 सेंटरों में जिस तरीके से हम वायल लेके आए हैं वो ये बताता है कि राजस्थान में
बर्बादी, मतलब जो वैक्सीन की बर्बादी है वो कहीं ज्यादा है। और कई सेंटर तो ऐसे आप कल्पना नहीं कर सकते जहां से वैक्सीन, उन सेंटरों में मुझे लगता है कम से कम 35-40% तक वैक्सीन का वेस्टेज है। तो ये बहुत चिंताजनक है ऐसी स्थिति में जब वैक्सीन की एक एक बूंद बहुत कीमती है। दैनिक भास्कर की पूरी खबर से जाहिर होता है कि सरकार जितनी बर्बादी बता रही है असल में उससे कहीं ज्यादा मात्रा में वैक्सीन बर्बाद हो रही है। 75% तक भरी हुई शीशियां क्यों फेंकी गई, शीशियों को कूड़ेदान में या जमीन में क्यों दबाया गया, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब राज्य की सरकार से नहीं मिल रहे। वैक्सीन के रखरखाव और खाली शीशी को ठिकाने लगाने की भी गाइडलाइंस हैं जिनका पालन साफ तौर पर नहीं हो रहा है। मसलन क्या गाइडलाइंस हैं? एक सेशन के लिए किसी वैक्सीनेशन सेंटर को वैक्सीन की जितनी वायल्स दी जाती हैं उन्हें वापस कोल्ड चेन पॉइंट पर लाना जरूरी है। ये कोल्ड चेन पॉइंट्स जगह जगह बनाए जाते हैं। इनमें वैक्सीन की भरी हुई वायल्स को निर्धारित तापमान में रखा जाता है और यहीं से वैक्सीनेशन सेंटर तक इनकी सप्लाई होती है। वैक्सीनेशन के बाद सभी वायल्स को कोल्ड चेन पॉइंट पर वापस भेजना जरूरी होता है, उनमें चाहे थोड़ी बहुत दवा इस्तेमाल हुई हो या पूरी खाली हो चुकी हो। ऐसी वैक्सीन वायल जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ वो भी कोल्ड चेन पॉइंट पर भेजनी होती है। गाइडलाइंस में लिखा है वैक्सीन की पूरी या आधी इस्तेमाल हो चुकी वायल्स का डिस्पोजल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाए। बोर्ड की गाइडलाइंस में कोविड-19 की वैक्सीन के डिस्पोजल पर खास तौर से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आमतौर पर वैक्सीन के डिस्पोजल के दो तरीके होते हैं। पहला ऑटोक्लेविंग, इसका मतलब शीशी को डिसइंफेक्ट करना, इन शीशियों को बहुत तेज गर्म पानी से साफ किया जाता है। और दूसरा तरीका माइक्रोवेविंग, इसमें माइक्रोवेव के इस्तेमाल से इन शीशियों को साफ किया जाता है। दोनों ही तरीके दूर दराज के इलाकों में नहीं होते। ऐसे में वायल्स को जिले के अस्पताल या किसी सरकारी संस्थान में ले जाकर डिस्पोज किया जाता है। इन सारे तरीकों के अलावा सबसे जरूरी यह है कि शीशी में जितनी वैक्सीन की मात्रा हो उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए। ये तो गाइडलाइंस की बात हुई, लेकिन असलियत क्या है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आने से पहले 26 मई को केंद्र सरकार ने राजस्थान में 11% वैक्सीन की बर्बादी बताई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिटेल्स देते हुए बताया कि 16 जनवरी से 17 मई के बीच राज्य में 11.5 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन की डोज बेकार चली गई। अप्रैल के महीने में 7% बर्बादी, मई के महीने में 3% वैक्सीन बेकार होने की बात केंद्र ने कही। हालांकि राजस्थान सरकार ने आरोपों को गलत बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उल्टे आरोप लगा दिया कि गड़बड़ी कोविन ऐप में थी। राजस्थान में तो केवल 2% वैक्सीन बेकार हुई। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कूड़ेदान में पड़ी आधी से ज्यादा शीशियों की वजह समझा पाएंगे? और राहुल गांधी जो विपक्ष का हिस्सा होने के नाते लगातार वैक्सीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। विपक्ष का काम है सरकार की जवाबदेही तय करना, लेकिन जहां पर विपक्ष खुद पक्ष है यानी सत्ता में है वहां पर जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। और जैसा हम पहले कह चुके हैं, मामला सिर्फ राजस्थान का नहीं है। इस तरह की खबरें और भी राज्यों से आ रही हैं। मसलन यूपी के अलीगढ़ में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कूड़े के ढेर से कोविड वैक्सीन भरी 29 सिरिंज मिली, यानी शीशे से वैक्सीन की सिरिंज भरकर कूड़ेदान में डाल दी गई। ये मामला अलीगढ़ शहर में ही जमालपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का था। जांच हुई तो नेहा खान नाम की एएनएम पर वैक्सीन से भरी सिरिंज कूड़ेदान में फेंकने के आरोप लगे। इस मामले में कार्रवाई भी हुई। टीकाकरण केंद्र की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरफीन जहरा और संविदा एएनएम नेहा खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हम ये नहीं कहते कि वैक्सीन किसी प्रदेश की सरकार जानबूझकर बर्बाद कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैक्सीन बर्बाद हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, और इस पर नियंत्रण का काम सरकारों का है। अगर किसी अखबार की रिपोर्ट से भी ऐसा मामला सामने आता है तो अखबार को धमकाने के बजाय सरकार को अपना सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए। जिस भी स्तर पर लापरवाही हो रही हो कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसा मुमकिन भी है। हमारे पास केरल का उदाहरण है। केरल में कितनी वैक्सीन की बर्बादी हुई? -4.16%। वैक्सीन बर्बादी के माइनस में होने का मतलब ये कि जितनी वैक्सीन दी गई उससे ज्यादा लोगों को डोज लगी। अब ये कैसे मुमकिन है? एक वाइल से 10 डोज वैक्सीन की निकलती है। 10 डोज के बाद भी वाइल में थोड़ी सी दवा बच जाती है। इसको फेंकने के बजाय केरल में कई खाली शीशियों से दवा इकट्ठा कर 4% ज्यादा लोगों को टीके लगा दिए गए। और यह करना कोई मुश्किल प्रयोग नहीं है। केरल की तरह कई और राज्यों में ऐसा हो रहा है और होना भी चाहिए। वैक्सीन की एक एक डोज महामारी से लड़ने में, लोगों की जान बचाने में मददगार है। जितनी वैक्सीन हमारे पास है कम से कम उनकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।